हेलो गाइस, आई थिंक आप प्रोफेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहे होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाला है एसएससी सिलेक्शन फेज़ 10 के बारे में। तो कुछ ही टाइम पहले एसएससी फेज़ 9 का रिजल्ट आया, तो मैंने भी उसका फॉर्म फिल किया था एमटीएस लेवल का। तो उसका रिजल्ट जो है वो ये आया हुआ था, तो मैंने मेट्रिकुलेशन लेवल का फिल किया था, तो ये मेरा नाम उसमें था। तो उसके हिसाब से किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और सिलेक्शन फेज़ में और बाकी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में क्या डिफरेंस होती है, कुछ बारीक सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट होती है। तो उस चीज़ को आप कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आपका भी कट ऑफ में नाम आ पाए और फाइनली मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो वो एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको अलग पढ़नी है, एमटीएस का आपने फॉर्म भरा है वो स्किल टेस्ट वगैरह जो है वो कैसे होता है, डॉक्यूमेंट कैसे आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी होती है, हर चीज़ के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए 12 से 13 दिन रह गए हैं, तो आपका जो कोर्स वगैरह वो सब तो कंप्लीट हो गया होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान दोगे अभी जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपका सिलेक्शन मतलब पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाएगी। ओके, तो चलिए यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं एग्ज़ाम प्रोसेस की बात कर लेता हूँ। तो देखिए एग्ज़ाम प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका सिर्फ एक टीयर होता है, टीयर 1 होता है, आपको पता है टीयर 1 होता है। ओके, हम लोग बारी बारी से चीज़ों को टैकल करेंगे, मे भी पॉसिबल हो कि बहुत सी चीज़ें आपको पता हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। ओके, तो लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे होता है टीयर 1, वैसे ही होता है इसका टीयर 1। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद आंसर किया जाएगी। एसएससी इस टाइम पे पीक पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर की 10 से 12 दिन में आ जाएगी। उसके बाद रिजल्ट का वेट करने में आपको काफ़ी टाइम का वेट करना पड़ेगा, नियरली 4 महीने का तो वेट आपको करना पड़ेगा। तो 4 महीने आप वेट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, अभी जैसे फेज़ 9 के रिजल्ट आए हुए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो हार्ड कापी होती है आपकी डॉक्यूमेंट्स की, जैसे 10th लेवल पर आपने फॉर्म फिल किया है, ग्रेजुएशन पे, या फिर स्किल टेस्ट कोई स्किल है आपके पास, जैसे आपने वहाँ पे बीटेक मांगा हुआ था, बी फार्मा मांगा हुआ था, ऐसा कुछ मांगा हुआ था, तो उसका सारा जो डॉक्यूमेंट होता है आपको जिस दिन रिजल्ट घोषित करेगा उससे 20 से 22 दिन का आपको टाइम देगा, और आपको एसएससी के उसी जोन में भेजना है जिस जोन से आपने फॉर्म फिल कर रखा है। जैसे वेस्ट बंगाल जोन फिल कर रखा है, तो वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है। ओके, तो वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है। थर्ड चीज़ है, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट सेंड कर दोगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जैसे स्किल टेस्ट में क्या होगा, जैसे ड्राइविंग मांगा हुआ है या फिर टाइपिंग मांगा हुआ है, तो ऐसी चीज़ें स्किल टेस्ट में आती हैं, तो उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद जब आप उसको क्लियर कर लोगे फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ज्वाइनिंग मतलब आपको कराने में 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है। मान के चलिए कि 2 साल का लगता है, लेकिन एसएससी इस टाइम पे फॉर्म में है, आपको भी पता है, तो पॉसिबल है कि 1.5 साल में आपकी ज्वाइनिंग वगैरह सब एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक जो पूरा प्रोसेस है 1.5 साल में हो जाए। ओके, अब हम बात करेंगे एग्जाम की टीयर 1 की बात करेंगे। ओके, कट ऑफ वगैरह भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम की, कट ऑफ की थोड़ी सी देर बात करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम आपको पता है टीयर 1 ही होने वाला है, टीयर 2, टीयर 3 ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो टीयर 1 एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि टीयर जो 1 होगा वो बाकी जो आपके ग्रेजुएशन लेवल है, सीएचएसएल लेवल है या फिर एमटीएस लेवल है, उससे थोड़ा सा हार्ड आता है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेपर है। सीएचएसएल में आपको एक डिस्क्रिप्टिव भी देना पड़ता है, एमटीएस में भी आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ता है, सीजीएल में आपको मेंस देना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव भी देना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ एक पेपर है, इसलिए इसका पेपर जो है टॉपिक्स वही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। और कौन कौन 2-3 ऐसे टॉपिक भी हैं जो कि आपको नए देखने को मिलेंगे, उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उनको कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिए ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर होता है वो 1 घंटे का होता है, सेम आपके सीजीएल की तरह 100 क्वेश्चन होते हैं। हाई सेकेंडरी लेवल यानी सीएचएसएल लेवल का जैसा पेपर होता है वैसे ही 1 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। 10th लेवल यानी एमटीएस का जो पेपर होता है ना, ये जो एसएससी एमटीएस कराती है ये आपके 1.5 घंटे का होता है। ओके, 1.5 आवर का होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका फेज़ वाला पेपर होता है एमटीएस लेवल का वो 1 ही घंटे का होता है। यही डिफरेंस होता है, यानी आधे घंटे आपको कम मिलेंगे, और जो टफनेस मिलता है, टफ होता है पेपर, वो भी उसका भी लेवल थोड़ा सा पेपर का अच्छा होता है। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में आपके आगे बताऊंगा, वो क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। ओके, और सिलेबस जो है वो आपको जरूर देख लेना है। अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस जरूर देख लेना, और सिलेबस का जो प्रिंट है वो मैं और फोटो है उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर से जरूर जुड़ जाना, और वहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड करके एक एक टॉपिक को तैयार कर लेना, जो भी आपका टॉपिक नहीं तैयार है, या फिर उसको रिवाइज कर लेना। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। आगे चलते हैं, देखिए सेम एज सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस फॉर ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी, एमटीएस रिस्पेक्टिवली। जैसे कि यहाँ मैंने बताया था ना, ग्रेजुएशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, 10th लेवल का जो टाइमिंग वगैरह होता है सब कुछ सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके एमटीएस के टाइमिंग को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें प्रोसेस वही होता है। ओके, टीयर 1 की बात कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए व्हाट टू डू, अब क्या क्या करना है आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो ये चीज़ें जरूर कर लेना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फेज़ 9 के, सबसे पहले उनको करना है, न कि आपको
CGL या फिर MTS या फिर CHSL करने और कहीं नहीं जाना है, और ना ही आपको टेक्स्ट बुक के, ग्रेड अप के, ओली बोर्ड के मॉक्स जो उनके पर्सनल मॉक्स होते हैं वो सब आपको नहीं देना है। अभी कोई उन सबों का ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वो थोड़े से इरिलेवेंट हो जाएंगे फेज़ 9 और फेज़ 10 के मामले में। ओके, तो आपको फेज़ 9 का जो पेपर हुआ है उसको देना है, और फेज़ 8 का जो पेपर हुआ था लेटेस्ट वाला उसको देना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पेपर है, ऐसा मत समझिए कि ये 2 दिन में हो जाएगा। इनको भी करने में आपको 6 से 7 दिन लग ही जाएंगे, बहुत स्पीड से करोगे तो भी। तो ये ग्रेजुएशन लेवल और CHSL, CGL और CHSL लेवल जो भी हुआ है उसको कर लेना है। ओके, अब देखिए इसको करने के बाद आपको CGL के जो पेपर हैं, अगर आपने ये कर लिया है तो CGL के पेपर भी आप सॉल्व कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि CGL के आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आपके रीजनिंग, इंग्लिश, GK और साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स का सारा टॉपिक आपको CGL वाले में आपको देखने को मिलेगा, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, सेम एज CGL लेवल का। CHSL लेवल का भी सेम ही है, CHSL के भी पेपर सॉल्व कर लें जो अभी लेटेस्ट हुआ है, कोशिश करना है कि उसको पूरा सॉल्व कर लेना। हालांकि 12 दिन रह गए हैं तो आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये फेज़ CGL के पेपर लेटेस्ट वाले इस साल के, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इस साल के CGL पेपर और इस साल के CHSL के पेपर सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर लेना, और रीजनिंग जरूर से सॉल्व करना, क्योंकि रीजनिंग में देखिए जो फेज़ के पेपर हो रहे हैं उनमें 20 से 18 क्वेश्चन लगे करने में जो है वो कमर टूट जाती है। तो कोशिश करना कि रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सीरीज़ वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिगर काउंटिंग अच्छे से कर लेना, और मतलब फिगर वाले कुछ जितने क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से कर लेना। ओके, अब देखिए MTS का जो रीजनिंग है ना, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा रहेगी आपको, सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, तो MTS का आप प्रीवियस ईयर करने से जो MTS का अभी पेपर हुआ है पिछले साल का, उसका रीजनिंग काफ़ी अच्छा हुआ था, मैथ भी काफ़ी अच्छा हुआ था। लेकिन आपके पास इतनी टाइम नहीं हो कि आप उसके मैथ्स वगैरह कर पाओ तो बेटर है। तो उसका रीजनिंग जो MTS हुआ है ना लेटेस्ट, SSC का MTS का जो 1.5 घंटे वाला होता है, उसका जो पेपर हुआ है उसका रीजनिंग सेक्शन जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं और भी 1-2 क्वेश्चन होते हैं, मैंने यहाँ पे स्टार इसीलिए लगाया है कि और भी 1-2 और टॉपिक होते होंगे, आप उसको चेक कर लेना कि कौन से टॉपिक फेज़ 9 और फेज़ 10 में फेज़ 9 में कौन से अलग टॉपिक आए हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सीटिंग अरेंजमेंट आपके ग्रेजुएशन लेवल और CHSL लेवल में नहीं आता है, लेकिन अगर MTS लेवल में आता है। तो अगर आपने MTS लेवल का फॉर्म भरा है तो MTS का प्रीवियस ईयर करना रीजनिंग का बहुत जरूरी है, उससे आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए मैं आगे चलता हूँ, मैथ्स भी कर लेना आप, MTS के थोड़े बहुत कर सकते हो, जैसे मीन मीडियन मोड हो गए, प्रॉफिट लॉस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं ना। देखिए MTS में क्या होता है कि 2 ही ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आपको फंसा सकते हैं। जैसे मेंसुरेशन में कुछ ऐसे आप फार्मूला वगैरह में भी पॉसिबल है कि आप भूल जाते हो, कोन के, सिलेंडर के, ऐसे क्वेश्चन, सर्किल के, हेमिस्फीयर के, ऐसे क्वेश्चन कुछ आप भूल जाते हो, फार्मूला भूल जाते हो। यही चीज़ होती है वीकनेस पॉइंट। तो उन सब चीज़ों को आप याद कर लेना अच्छे से। प्रॉफिट लॉस के अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं, थोड़े से लगते हैं कि फंसाने वाले हैं, उन सब क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेना। ओके, और फार्मूला सीट देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, फार्मूला सीट जो है ना वो जरूर से तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जो MTS लेवल का आपने फॉर्म फिल किया होगा तो एग्जाम में फार्मूला सीट से जो मेंसुरेशन के, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेंसुरेशन के कुछ फार्मूला वगैरह होते हैं जो भूल जाते हैं, इनको आपको रिवाइज कर लेना। तो फार्मूला सीट आप तैयार कर लेना जरूर से जरूर। ओके, MTS के लिए। अब आते हैं, जैसे मैं आपको बता दिया, ये टॉपिक तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि गुड क्वेश्चंस ऑफ MTS जो प्रॉफिट लॉस के हैं उसको तैयार कर लेना। तो MTS के लिए प्रॉफिट लॉस और मेंसुरेशन ये अच्छे से कर लेना, बाकी टॉपिक्स तो आपको आते ही होंगे, मतलब एवरेज है। ओके, और हाँ एक एवरेज से याद है कि एवरेज के भी क्वेश्चन आजकल अच्छे खासे आ रहे हैं, तो एवरेज भी तैयार कर लेना। तो ये 3 टॉपिक काफ़ी इस टाइम पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। पेपर एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा है प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन और एवरेज क्वेश्चन, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस कर लेना। अब देखिए GK की बात करते हैं, तो GK आपको पता है SSC अनएक्सपेक्टेड देता है, तो 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो करंट अफेयर जो है ना, करंट अफेयर वो कौन से करने हैं, कितने करने हैं, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। ओके, एडुटेरिया की एक बुक आती है, अगर आपने सारे टॉपिक्स तैयार होंगे तो एडुटेरिया की आपके पास बुक नहीं होगी तो एडुटेरिया की आप बुक ले सकते हो और उसको एक ओवरव्यू दे सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको आप याद कर सकते हो। खेल कूद हो गया और अवार्ड्स वगैरह हो गए, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। ओके, उस बुक का मैंने रिव्यू भी कर रखा है, तो वो आप देख सकते हो। बाकी मैं एक बना भी दूंगा तो वो आप देख सकते हो, और उसकी फोटो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप जाके शॉप से ले लेना। काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। 6 महीने से लेके 1 साल का जो वीडियो कंपाइलेशन है, अभी आप फरवरी मार्च से स्टार्ट करना है या फिर अप्रैल से भी स्टार्ट कर सकते हो। और पीछे आप 1 साल तक अगर जा पाओ तो वीडियो कंपाइलेशन, जैसे गौरव सर हैं, उत्कर्ष पढ़ाते हैं, उनका वीडियो, या फिर जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं उनका वीडियो का जो कंपाइलेशन होता है मंथली वाला, उसको आप देख लोगे तो करंट अफेयर के लिए इनफ है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे हम नोट्स
देखिए जीके में चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो एसएससी में, या फिर एमटीएस दे रहे हो, आपका जो नोट्स हैं, नोट्स का मतलब प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन होता है, एनटीपीसी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या फिर ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आपको बीच में याद आते हैं, वो आप नोट्स में लिख लेते हो। वो सारे नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सारे सेक्शन होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो, और साथ ही साथ लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट पतली सी बुक है, पॉसिबल हो तो इसके कुछ टॉपिक्स जैसे कि आपका मिडिवल हिस्ट्री हो गया और आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। और आपके जैसे कि आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, नदियाँ वगैरह होती हैं, इनको थोड़ा सा आप लूसेंट से रिवाइज कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं लास्ट में। तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है, मैंने इसको एनालिसिस किया और देखा कि इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस का जो पेपर होता है उससे थोड़ा हटके आता है। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? देखिए फिलर्स तो आते ही हैं, लेकिन इसके फिलर्स थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं, इंग्लिश थोड़ी अच्छी लेवल की आती है, तो फिलर्स आप तैयार कर लेना। ओके, और फिलर्स और पैसेज भी, देखिए पैसेज जिसने मेंस की प्रिपरेशन की होगी उसको पैसेज में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पहली बार फेज़ का पेपर देने जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि जो पैसेज होता है ना आपके एमटीएस में आता है, ना आपके सीजीएल में आता है और ना ही आपके सीएचएसएल में आता है। तो पहली बार आप पैसेज देने जा रहे होगे तो ये आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, क्योंकि वहाँ पढ़ने में आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। ओके, और पेपर भी अच्छे लेवल का आता है तो टाइम कम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मेंस के आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसको जो पैसेज है उसको आपको लगा लेना है। ओके, और फिलर्स भी आपको वहाँ से प्रैक्टिस कर लेने हैं, और स्टेनो में भी पैसेज आता है। तो स्टेनो का जो प्रीवियस ईयर हुआ है आपके पास, एमबी पब्लिकेशन हो या फिर जो भी प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन हो, उसको आप स्टेनो और मेंस का जो पेपर हुआ है सीजीएल का या फिर सीपीओ का, वहाँ से आप पैसेज और फिलर जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ओके, और कोई टीचर होगा तो टीचर ने आपको बताया होगा कि पैसेज में पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको उसमें से वो वर्ड ढूंढ लेना है और वहाँ से आपको आंसर निकाल लेना है। फिलर्स में क्या करना होता है कि फिलर्स में पहले आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना होता है, उसके बाद आपको टेंस पता कर लेना होता है, कौन से टेंस में चल रहा है, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट वगैरह देख लेना होता है, उसके बाद आप फिलर्स करते हो। तो थोड़ा सा अपोजिट होते हैं, इसमें पहले आपको पैसेज पढ़ना पड़ता है और इसमें पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। फिर पैराजंबल है। पैराजंबल देखिए एमटीएस में नहीं आता है, आपके जो 1.5 घंटे वाला एमटीएस होता है, लेकिन जो फेज वाला होता है उसमें पैराजंबल आता है। ओके, तो कुछ शिफ्ट मैंने देखा पैराजंबल आए हुए थे। हालांकि ग्रेजुएशन और हायर सेकेंडरी लेवल में पैराजंबल्स आते ही हैं, तो पैराजंबल्स भी आप प्रैक्टिस कर लेना। आप वहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्टेनो से आप पैराजंबल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे एक साथ आपको 20 के आसपास पैराजंबल्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप आराम से कर सकते हो। ओके, ये चीज़ जरूर कर लेना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो आपके जरूर आते हैं। एक्टिव पैसिव आपका एमटीएस में आता है, जबकि एमटीएस का जो 1.5 घंटे वाला पेपर होता है उसमें नहीं आता है आपका एक्टिव पैसिव, लेकिन यहाँ जो फेज वाला है इसमें एक्टिव पैसिव आता है और डायरेक्ट डायरेक्ट भी आता है। तो ये दोनों जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ऑल दीज, ये जितने भी हैं ये प्रीवियस ईयर के जो लास्ट ईयर हुए हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर लेना, जो लेटेस्ट ही हैं 2 साल के, ये सब आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, क्योंकि आपके पास 12 से 13 दिन ही बचे हुए हैं। अब मैं आगे देख लेता हूँ, और भी मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। मॉक्स, देखिए मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कन्फ्यूजन हो गया मॉक्स वगैरह आपको क्या देना है, तो जो उन लोग का मतलब कि आपका ओली बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, या फिर आपका ग्रेडअप हो गया, इनके जो मॉक्स हैं उनको आपको नहीं देना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि इनके मॉक्स हैं। आप डेली 1 से 2 मॉक दे सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइमिंग आपको 100% कम पड़ेगी। आपने देखा हो खुद ही, आप जब मॉक दे रहे होगे प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन वाला, तो आपको टाइम कम पड़ रहा हो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लेवल है ना थोड़ा सा अप करके आ रहा है, अप करके आता है ये फेज़ वाला, क्योंकि यहाँ पे एक ही होता है पेपर, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ फेज़ वाले जितने भी पेपर, जितने भी आपके मॉक्स हैं आपके ग्रेडअप पे या फिर टेक्स्ट बुक जिस पे भी हों, उसको आपको फेज़ 8 वाले और फेज़ 9 वाले आपको जरूर से जरूर सबसे पहले देना है। पॉसिबल हो तो डेली 2 देना, और उसके बाद अगर ये खत्म हो जाए या फिर आपने खत्म कर लिया हो, सीजीएल और सीएचएसएल के जो मॉक हैं अभी लेटेस्ट ईयर वाले, उनको दे लेना, उसका एनालिसिस कर लेना। ये आपके लिए बहुत इनफ है, और जो आपके प्रीवियस ईयर हैं सिर्फ उन्हीं को देना, क्योंकि आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं और ये आपके लिए रिलेवेंट भी रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि ये सब्सक्राइब कर लेना यार, काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी कन्फ्यूजन हो फेज़ 9 को लेकर, फिर एसएससी में कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। बाकी आप सिलेबस जो है वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लेना और देख लेना, और एक एक टॉपिक को तैयार कर देना है। ओके, और हाँ एक और चीज़ बता दूँ कि कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, तो कट ऑफ के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कट ऑफ वगैरह दिखा देता हूँ आपको। देखिए कट ऑफ यहाँ पे आपको ना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, वो इसलिए ना, देखिए यहाँ पे देखिए सीआर रीजन का है, ये अभी जो पेपर हुआ था फेज़ 9 का उसका रिजल्ट आया था, तो सीआर रीजन का ये जो है यहाँ पे देखिए कि 63 लिखा हुआ है, 78 लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट करेंगी। तो ये चीज़ें
एक्चुअली क्या है ना कि जिसमें स्किल टेस्ट मांगा हुआ है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मांगी हुई, जैसे जिसमें आपको बी फार्मा मांग दिया या फिर कोई ऐसा स्किल मांग दिया जो आपके पास नहीं है, तो काफ़ी कम लड़के फिल करते हैं उसको। और उन लड़कों की संख्या जरूरी नहीं है कि वो जो आपके ग्रेजुएशन किए हैं या फिर बीटेक किए हैं वो भी उसमें बैठ पाएँ। तो वो जो कम लड़के बैठते हैं और एक स्पेसिफिक लड़के बैठते हैं तो उसका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, इस वजह से ये कट ऑफ कम गया हुआ। ओके, तो कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता है, वो डिपेंड करता है कि उसमें स्किल टेस्ट है या नहीं है, या फिर आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उसमें कौन सा लेवल मांगा हुआ है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कट ऑफ वगैरह में चिंता नहीं करनी है, हालांकि आपको कोशिश करना है कि 150 के आसपास आपको नंबर लेके आने हैं। 150 एक डिसेंट स्कोर है, अगर 150 के आप आसपास लेके आते हो तो सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे हैं। ओके, तो चलिए, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।